ऑनलाइन वाले हजरात कंफर्म कर दें कि आवाज़, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही, क्योंकि मुझे यूज़र एंड पे कैमरा नज़र नहीं आ रहा। तीनों चीज़ें क्लियर हैं, आवाज़, स्क्रीन और कैमरा, ऑल क्लियर, ठीक है। ऑनलाइन में सब ओके है। आप लोग तो पहले दिन ही आ गए। आज क्लासों में 1/3 के करीब बच्चे नज़र आए हैं। वो सोच रहे होते सारे बच्चे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इतनी जल्दी हमने पढ़ के क्या कर लेना। ठीक है, कैसे हुए पेपर्स? अच्छे हो गए। अब सबसे अच्छी बात ये है कि सीएमए के पास होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो ये होता था कि सीएमए देने के बाद जो है ना, सीएमए पेपर दे के कौन यकीन से कह सकता है कि पास हो जाएगा। तो लोग एमएफए में आते हुए होता था कि नहीं पता नहीं क्या होगा, अच्छा चलो प्री रिज़ल्ट में पढ़ लेंगे, पोस्ट में देख लेंगे रिज़ल्ट क्या बना। तो पोस्ट में एकदम से क्लास आधी हो जाती थी कि वो सीएमए पीछे से रह जाता था। अब वो चक्कर ख़त्म हो गया है। 2-1 पेपर तो निकाल ही लेंगे ना ग्रुप ए के। अब तो आईकेएफ ने डिस्काउंट दे दिया, बी लॉ को भी पूरा पेपर काउंट कर दिया। पहले नहीं था, खामखा पूरा सेशन हम लोगों को सीएमए उठवाते रहे, भाई सीएमए पास कर लो, ये कर लो, और एंड पे अब वो एफएक्यू में कह दिया कि अगर बी लॉ भी पास किया हुआ है और FR1 टैक्स में से कोई पास किया हुआ है तो ये दो भी काउंट हो जाएंगे और आपका ग्रुप बी ओपन हो जाएगा। तो ग्रुप बी ओपन होने के बाद हम इस पेपर में घुस सकते हैं, लेकिन क्या इस पेपर का प्री रिक्विजिट सीएमए है? क्या हमें सीएमए बहुत अच्छा आना चाहिए जिसका नया नाम मैक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग? हमारी पिछले 3-4 साल से यही जंग चल रही थी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हर तरफ के टीचर आईकेएफ से ये कह रहे थे कि भाई तुम R1 R2 थोड़ा सा चलो समझ आता है, ये सीएमए और एमएफए की का क्या मजाक है। अब सीएमए का रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस्तेमाल हो जाता है एमएफए में, या बजटिंग में आप अपना कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड वाली जो स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी FR1 में भी आपको समझ आई हुई होती है, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये इतना गहरा लिंक नहीं था जिस वजह से आईकेएफ ने ब्लॉक लगाया हुआ था, और अल्लाह का शुक्र है वो ब्लॉक ख़त्म हो गया। तो अब हम इसमें इस पेपर में आए हैं जिसका नाम है बिया। बड़ा मजाकिया सा इसका नाम है। एमएफए पहले ज़रा बोलते हुए अच्छा लगता था, एमएफए ज़रा थोड़ा सा ना मैनेजमेंट वाली फीलिंग आती थी। अब ये है बिया। इसमें ना उन्होंने मैनेजमेंट का जिक्र किया ना फाइनेंस का जिक्र किया, एक ग्लोबल सा नाम रख लिया, बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस। मुझे अच्छा लगा ये नाम, क्योंकि इस पेपर में आईकेएफ जो चाह रहा था ना वो इस नाम से अचीव हो रहा है। आप जितने भी पेपर पढ़ रहे हैं ना, आप नौकर बन रहे हैं। आप सीएमए पढ़ रहे हैं, मैक पढ़ रहे हैं, उससे आप फैक्ट्री के अकाउंटेंट बन रहे हैं। आप FR1 FR2 पढ़ रहे हैं, आप वो वाले अकाउंटेंट बन रहे हैं जिसको दुनिया को रिपोर्ट करनी आती है। आप ऑडिट करते हैं तो आप ऑडिट फर्म के एक रिसोर्स बन रहे हैं जिसको उसका मैनेजर का ये काम ऐसे करो, ये काम करो, तो वो कर ले। सिर्फ एक पेपर रह गया है इस स्कीम में जो बिजनेस सिखा रहा है, ये वो पेपर है। ये पेपर आपको सेठ का राइट हैंड बनना सिखा रहा है। सेठ को ना 2 बंदे बहुत अच्छे लगते हैं, जो उसकी बिजनेस डिसीजंस आसान कर दें और जो उसके पैसों के मामलों को हैंडल कर ले। तो बिजनेस डिसीजन वाली साइड मेरे ज़िम्मे है, और जो पैसों वाले मामलात हैं वो जवाद साहब के ज़िम्मे है। तो फाइनेंस इज़ द थिंग जो कि हर इदारे का कोर एरिया होता है। और आप देखें कि अगर एक सेठ अपनी ही दुकान पे खुद चने बेच रहा है तो गल्ले पे खुद बैठता है। कैश इज़ द गेम जिसको वो किसी और के हाथ में नहीं जाने देता। जब इदारा बड़ा होता जाता है, आप अकाउंटेंट्स तो रखते हैं, अब अकाउंटेंट और फाइनेंस वाले बंदे में भी फ़र्क है। अकाउंटिंग तो आपने पढ़ी है, ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अकाउंटेंट क्या करता है और फाइनेंस वाला क्या करता है? ये रिकॉर्डिंग करता है, अकाउंटिंग वाला रिकॉर्डिंग करता है, तो फाइनेंस वाला पैसे। सेठ कहता है यार नया प्रोजेक्ट लगाना है, पैसे कहाँ से आएंगे? अकाउंटेंट से पूछता है, कहता है सर जी दसो कितनी एंट्रियाँ हो गई मैं पा दें। अकाउंटेंट हिस्टोरिक है, हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको कहोगे कि ये हो गया है, वो कहेगा अच्छा जी दिखाएं, इसको डेबिट कर देता हूँ, इसको क्रेडिट कर देता हूँ। अकाउंटेंट डू द रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस पास्ट ट्रांजैक्शंस।
फाइनेंस वाला कहता है पैसा कहां से आएगा। अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर सकता है, फाइनेंस वाला ये बताएगा कि मशीन खरीदने के पैसे हैं या नहीं है, और 4 साल बाद मशीन रिप्लेस करनी पड़ेगी तो उस वक्त पैसे होंगे या नहीं होंगे। तो ये बहुत प्यारा पेपर है और आपने इस पेपर को मुसीबत समझ के नहीं पढ़ना। ग्रुप बी का हाईएस्ट पास रेट इस पेपर का चल रहा है। 3 ऐसी अटेम्प्टें गुजरी हैं कि 8 पेपरों में सबसे ज़्यादा पास रेट इसका रहा है। जब ये पेपर आया था हम डर गए थे, हमारा ख्याल ये था कि ये उस तरह का ना बना दें MSA2 टाइप का। MSA2 में क्या है, बिजनेस है, फाइनेंस है और दोनों को जोड़ दिया। एक बड़ी सी केस स्टडी आती है, उसमें पूछते हैं बताओ बिजनेस सोल्यूशन क्या है और बताओ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है। ये पेपर आया था तो हम डर गए थे कि भाई क्या पैसा करेगा, लेकिन आई के अपने अभी तक हाथ होला रखा हुआ है, फाइनेंस को अपनी लिमिट में रखा हुआ है और बिजनेस को अपनी लिमिट में रखा हुआ है और दोनों को आपस में मिक्स नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमें मैनेजरियल साइड के भी कुछ सवाल मिल जाते हैं, कुछ फाइनेंस साइड के मिल जाते हैं, कुछ थ्योरी में अच्छे होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल में अच्छे होते हैं, कुछ किसी एक को अच्छा करके दूसरे के इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर लेते हैं। उस पेपर का पास रेट 55, 57, 50% पे चला गया है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इसमें वो रहा है। तो बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस, ये पेपर पढ़ाने से पहले जो मैं चाह रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों ने ना अपने अंदर एक बिजनेसमैन लेके आना है। वो जो बिजनेस आप नहीं सोचते, ये जो कोयटा चाय वाला जो है ना, चाय बेच के लाखों कमा रहा होता है, जब उसकी चाय पीते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बसात ये होती है कि आप वो 50-60 रुपये जेब से निकाल के दे रहे होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि यार ये देसी आदमी है, मुलाजमों को भी ज़्यादा पैसे नहीं देता, पंखा कभी चलाता है कभी नहीं चलाता, रात में ओपन एयर में बिठा देता है, और ये देखो इतने बंदे बैठे हुए हैं, दिन में इतने आते होंगे, मल्टीप्लाई बाय इतने, और ये यार ये तो गेम है। वो वाकई गेम है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि उसको रिस्क लेना आता है, उसको बिजनेस करना आता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है मैं डरपोक आदमी हूँ, मैं नौकरी करूँगा, सेठ मुझे दिन में 10 घंटे काम कहेगा मैं कर लूँगा, लेकिन मैंने 3 घंटे वाला काम नहीं करना, क्योंकि 3 घंटे वाला काम तो फ्यूचर में होना है ना, आज तो रिस्क लेना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, जो रिस्क लेता है। पुराने ज़माने में से एंटरप्रेन्योर कहते थे, आज की गंदी फजूल इंग्लिश में से कहते हैं एंटरप्रेन्योर। वो कहते हैं ई और एन जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो आन की बात आती है, एनवलप, एनवलप को अब कहते हैं एनवलप, एंटरप्रेन्योर। तो ये मतलब अंग्रेज हमारे साथ खेलते रहते हैं, कभी कोई तलफ़ुज़ कभी कोई तलफ़ुज़। तो एंटरप्रेन्योर इज़ दैट पर्सन जो रिस्क लेता है। वो रिस्क लेता है, 2-3 साल तक टकरें खाता है, मार खाता है, और उसके बाद वो 2-3 साल बाद हमें उस लेवल पे नज़र आता है जहाँ नौकरी करने वाला 20 साल बाद भी नज़र नहीं आता। और हमारा पूरा माशरा रिस्क टेकिंग से भागा हुआ है। मैं अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स को 2 ऑप्शन दूं, मैं उनसे कहूँ जी आपके बच्चे के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, महीने का 40,000 रुपये आना शुरू हो जाए, और आगे जाके घर भी सरकार की तरफ से मिल जाए, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी लगी हुई हो। कहेंगे अच्छा दूसरी ऑप्शन, कुछ तो कहेंगे दूसरा बताओ ही मत कुछ। मैं कहूँगा कि दूसरी ऑप्शन है कि ये बच्चा, इसको CA के बच्चों का पता है, इस मार्केट में ना एक बड़ी कमी है, एक बंदा जो कि चिप्स, अंडे, बर्गर ऐसी जगह पे लगाए जहाँ CA के स्टूडेंट्स का हब है, हॉस्टल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए, और ये बच्चा अगर ये काम चल गया तो महीने के 2 लाख कमा सकता है। उन्होंने कहा अच्छा ना चला, उनका सारा पैसा डूब जाएगा, बल्कि 2-3 महीने के पैसे भी डूब जाएंगे, 1.25 लाख का नुकसान हो जाएगा। अच्छा नुकसान है 1 टाइम, लेकिन अगर चल पड़ा तो कमाई लाइफ टाइम। वो कहेंगे भाई वो 40,000 बहुत अच्छा था, सीधा सीधा आ रहा था, रिस्क नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, हमने टेंशन नहीं लेनी। तो मेजॉरिटी लोग टेंशन नहीं लेते, और ऐसे में एक पठान, एक अफ़गानी उठता है और चाय का एक सेटअप कर लेता है, छोटा सा खोखा लगाता है और महीने के 1.5-2 लाख कमा लेता है। और उसके सामने जाके बाबू टाई शाई लगा के बैठे हुए लोग 70-70 हज़ार की नौकरियों पे बैठे हुए होते हैं, और वहाँ बैठ के उसकी चाय पी के कहते हैं यार ज़िंदगी तो इस खान की है, इस पठान की है, हम तो जो है ना पता नहीं क्या कर रहे हैं। भाई उस खान ने, उस पठान ने, उस अफ़गान ने रिस्क लिया है, उसने हिम्मत की है, उसने बिजनेस किया है, वो अपने इलाके से बंदा लेके आया, उसको दुकान में सुलाया, खुद भी दुकान में सोया है, मजदूर की ज़िंदगी गुजारी है, तो आज उसका कमाने का हक बनता है। ये है छोटा बिजनेस। बट जब हम इस सब्जेक्ट में डेल्व इन करते हैं तो ये बहुत बड़े कॉर्पोरेट जाइंट बिजनेस के अंदर आपको वाली गेमें सिखाता है। फॉर एग्जांपल यूनिलीवर को आप सजेस्ट कर रहे होंगे कि एक नई प्रोडक्ट देनी है या नहीं देनी,
आप किसी बड़ी कंपनी को, पीआईए को बता रहे होंगे कि उन्होंने अपना जो इंटरनेट वाला डिवीजन है उसे बंद करना है या नहीं करना। कैसे बता रहे होंगे? या मेरी बात सुन के बता रहे होंगे या जवाद साहब की बात सुन के बता रहे होंगे? मेरी बात सुन के आप उन्हें बताएंगे जी बिजनेस के अंदर इस वक्त ये पेचोक हम चल रहे हैं, कंपेटिटर्स इतने आ चुके हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ इंटरनेट बड़ी हल्की है, एक खबीस शाख हमेशा जो है ना जाके कराची के करीब उसे काट देती है इंटरनेट को, उससे नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे होंगे लॉजिकल, जजमेंटल, थ्योरेटिकल। जवाद साहब की साइड पे वो कहेंगे भाई इसकी कैश फ्लो निकाल के देख लो ना, 5 साल के ऊपर इसको डिस्काउंट करके देखो, लॉस है। आज पैसे आते तो लग रहे हैं, 2 साल बाद नीचे जा रहे होंगे, और उसके बाद जब आपके एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो अगर इन सारों को आज इस डिस्काउंट रेट पे प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ तो आज तो आप माइनस में चले गए, रहने दो इस प्रोजेक्ट को। तो ये सब्जेक्ट आधा फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू सेठ को बताता है कि क्या करना है, और आधा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ कंपेटिटर क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट के नए लॉस क्या हैं, सोसाइटी क्या है, लोगों के ट्रेंड क्या जा रहे हैं, अवाम में हिट क्या है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। ये सारी बातें मेरी तरफ आएंगी। जो भागा हुआ है सोशल मीडिया से, जो सोशल मीडिया के खिलाफ तकरीरें करता है, वो अब सोशल मीडिया में से बिजनेस निकाल के दिखाएगा। मुझे बिजनेस हमेशा से पढ़ाना बड़ा पसंद था और आईके पीके करके मेरे बिजनेस के पेपर किल करता गया। पहले बीएमबीएस होता था जो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद था, बिजनेस मैनेजमेंट बिहेवियर स्टडीज़, आईके अपने वो उड़ा दिया कैफ में से। फिर फाइनल में एक एसपीएम पेपर होता था जो फाइनली इस नई स्कीम ने वो भी उड़ा दिया वहाँ से। अब मेरे पास पूरे सीए में बिजनेस पढ़ाने को अगर कुछ बचा है तो ये 50 नंबर का पोर्शन। मैंने 50 बोल दिया, गलत तो नहीं कह दिया मैंने? आपने तो बुजुर्गों से सुना होगा, अपने बड़ों से, कि फाइनेंस का पोर्शन ज़्यादा होता है और थ्योरी कम होती है। आप जैसे बच्चों की वजह से आई कि आपने ये डिसाइड किया कि दोनों को बराबर कर रहे हैं। नई स्कीम में ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अब तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर का फ़र्क पड़ने वाला है। 45 से 50 नंबर के दरमियान मेरा पोर्शन, 50 से 55% के दरमियान जवाद साहब वाला पोर्शन। तो अब आपको इज्जत देनी पड़ेगी थ्योरेटिकल पोर्शन को, लेकिन हम मुश्किल से नहीं पढ़ेंगे, हम अजियत में नहीं पढ़ेंगे। ये ऑडिट की तरह बहुत लेंथी नहीं है और ये लॉ की तरह बहुत खुश्क नहीं है, मज़ा आएगा। हम बड़ा मुनासिब पढ़ रहे होंगे और लॉजिकली पढ़ रहे होंगे। मैं आपसे बिजनेस एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एकदम से शुरू होऊंगा, हाँ भाई आप बताना शुरू करें, आप सारे जितने बच्चे बैठे हुए सबसे सवाल पूछूंगा, ऑनलाइन वालों से कहूँगा आप बताएं, मज़ा आएगा। तैयार हैं? अल्लाह खैर करे। बिजनेस इंसाइट एंड एनालिसिस बिया, टॉट बाय 2 बुजुर्ग, एक बहुत ही ढेर बुजुर्ग और एक दरमियाना बुजुर्ग। बस हमारे मोटापे ने हमें ज़रा ज़्यादा वो बुजुर्ग कर दिया। जवाद साहब मेरे से भी 7 साल बड़े हैं, तो वो अच्छे खासा मतलब जो है ना हमारा डिफरेंस है। लेकिन वही बात है कि वो मोटापे की वजह से मैं भी ज़रा थोड़ा सा बुजुर्ग नज़र आता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है। जी कौन? अच्छा ठीक है, मैंने प्यारे लगते हैं, मैं खुश हो जाऊँ कि हाँ जवाद साहब गोल मटोल चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब मैं असली चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। असल में ऐसे ही होते हैं, आप जिसको देखेंगे सबकी तोन निकली हुई होगी, किसी ने उसको पैंट शर्ट में कवर किया होगा, कोई मेरी तरह तंग आके कुर्ते शलवार पे शिफ्ट हो गया होगा कि भाई इससे ज़्यादा पेट कोई अच्छा नहीं ढांप सकता। तो तोनें सबकी निकली होती हैं। जवाद साहब ना वो ज़रा ज़्यादा ही अच्छे सीधे आदमी हैं, मशरकी आदमी हैं, तो वो अच्छी खुराकें खाने वाले, वो अलम गलम गज़ा नहीं खाते, टाइम से सो जाते हैं, तो वो इस वजह से थोड़े से ना मतलब पॉपुलेशन से आउट हो गए। वो गलत एग्जांपल है, एनॉमली। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करे। चार्टर्ड अकाउंटेंट को मेरे जैसे मोटे तगड़े हजरात, तो अब जवाद साहब के अलावा बाकी सारे टीचर्स का खदो खाल देख लें। यहाँ मैं, अली इमरान साहब, फ़ारूक साहब, उसामा साहब, रेहान साहब, सिवाय अली शाहिद के और कोई कमज़ोर टीचर नहीं आपको नज़र आएगा। तो हट्टे कट्टे टीचर्स, ठीक है जी। वाई बिजनेस इनसाइट एनालिसिस, इसी पे टाइम लगा देना है। पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट में और सादा अकाउंटेंट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आपके साथ चार्टर्ड लगा हुआ है, मोज़िज़। एक चार्टर होता है मुस्तार, किराए वाला, वो नहीं होता चार्टर प्लेन करवाया है, चार्टर शिप है, किराए पे जहाज़ हायर कर लिया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक मतलब हो सकता है किराए पे हायर किया हुआ मुंशी। लेकिन पुराने ज़माने में जब आप लिखते थे अकाउंटेंट तो उसका तर्जुमा आता था मुंशी। फिर उन्हें समझ आया कि ये मुंशी से आगे जा चुका है, अब
अकाउंटेंट का तर्जुमा आता है मुहासिब, हिसाब किताब करने वाला, और चार्टर्ड का आता है मुअज़्ज़िज़। तो आप मुअज़्ज़िज़ मुहासिब हैं। अब ये मुअज़्ज़िज़ मुहासिब और आम मुहासिब में क्या फ़र्क है? आम मुहासिब अकाउंटिंग करता है, सेठ कहता है ये काम ऐसे करना है, वो ऐसे कर देता है। लेकिन ये जो मुअज़्ज़िज़ वाला मुहासिब है ना, ये सेठ का राइट हैंड बन के सेठ को कहता है सर जी फलाना डोमेन में क्यों नहीं एंटर हो रहे हम। सेठ कहता है तुम्हें नहीं पता हमारे बिजनेस के हालात, अब फंड्स ही नहीं है। उसने सर देखें इतने लोग सोसाइटियाँ बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी। सेठ ने कहा हाउसिंग सोसाइटी के लिए पता है कितना पैसा चाहिए? 300 करोड़ चाहिए। कहाँ है मेरे पास? तो उन्होंने कहा आपने थोड़ी लगाना है, बैंक लगाएगा। तो उसने कहा बैंक मुझे कहाँ देगा, मेरे पास 300 करोड़ के कहाँ साथ है। उन्होंने कहा वो ज़मीन जिस पे आप बनाएंगे वही तो गारंटी होगी बैंक के लिए। बैंक से लोन पकड़ेंगे और जो ज़मीन खरीद रहे होंगे वही ज़मीन बैंक को मॉर्गेज कर देंगे। सब बात तो बड़ी मज़े की है, लेकिन बैंक के पैसे कैसे निकलेंगे? मेरे पास तो पैसे नहीं है। उन्होंने कहा पैसे कमा के निकलेंगे। उन्होंने कहा कमाएंगे कैसे? पहले तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करके कमाएंगे। उन्होंने कहा लो आप सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग चलाएं महीने के लिए कि एक नई जगह है, यहाँ हम कमर्शियल एरिया बना रहे हैं और इसके जो प्लाजे और इसके जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वो सेल हैं, फॉर सेल हैं अभी से। लोग आएंगे आपकी, देखेंगे जगह कि ये बड़ी मेन सड़क है, वहाँ पे आपसे कहेंगे अच्छा ये मेन सड़क है, यहाँ पे आप मेरी बुकिंग कर लें, मैं यहाँ पे जगह लेनी है, दुकान जो कि 3 फ्लोर की होनी चाहिए। आप कहेंगे 20 करोड़ की होगी, वो कहेंगे नहीं 20 ज़्यादा है 15। आप कहेंगे ठीक है डन करो, आधे अभी दो और आधे पोजीशन के वक्त। 7.5 करोड़ वो दे देगा अपनी उस दुकान के। प्लॉट सस्ता होता है, दुकान महंगी होती है। आप नक्शा दिखाओ, महीने के अंदर आपने 500 करोड़ इकट्ठा कर लेना है, 300 बैंक के मुंह पे देके उनका लोन चुकाओ, 200 करोड़ उसी बैंक के पास रख दो डिपॉजिट के ऊपर। अब यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा, इस्लामिक बैंक के पास मुदारबा पे रखवा दो, बैंक के साथ मुदारबा कर लो, वो थोड़ा बहुत आपको वो करेगा और आप ये प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दो। तो उसने कहा अच्छा मैंने सारी चीज़ें बेच दी तो मैं कमाऊंगा कैसे? उन्होंने कहा नहीं, अभी आपने आधी बेची हैं, अभी तो आपको बकाया पैसे आने हैं लोगों से, और दूसरा कुछ चीज़ें आपने अपनी पोजीशन में भी रखी हुई हैं जो आपने सिर्फ किराए पे देनी है। तो अब एक सेठ जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था, वो अपने बिजनेस में लगा था, उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बैठ के कई करोड़ कमाने का मंसूबा दे दिया। कुछ जिगरा चाहिए, कुछ प्लानिंग चाहिए, कुछ बैंकों से नेगोशिएशन चाहिए, कुछ लोगों को एक फाइनेंशियल प्लान बना के देना है। तो सेठ ने कहा सब में मदद करोगे? उसने कहा जी मैंने BIA पढ़ा हुआ है, आपको प्रोजेक्शन बना के दूंगा, 5 साल की प्रोजेक्शन बना के दूंगा, आपको बजट बना के दूंगा, कैश फ्लो का पूरा प्लान दूंगा, आपका पूरा। आप गौर से देखिए सब्जेक्ट है ही क्या, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। पैसों से कैसे खेलना है लोगों से। वर्किंग कैपिटल अपने पैसे को नहीं कहते, लोगों के पैसे को। ये ऐसी है जैसे आपसे शुरू में पैसे ले लें और अपने एम्प्लॉइज़ को हम सेशन के एंड पे पैसे दें। तो हमारे पास तो आपसे शुरू में 2-3 करोड़ ले लिए और अपने लोगों को 1-2 करोड़ दे दिए सेशन के एंड पे, तो हमारे पास तो बगैर अपनी जेब से इन्वेस्ट किए पैसा आ गया। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी। देन बजटिंग, कब कहाँ से कितना आना है, कब कहाँ कितना जाना है, वो सारा। फिर प्रोजेक्शन, फिर 3 साल 5 साल के ऊपर जो मंसूबे होंगे क्या वो करना वर्थ इट है? भाई पैसे की वैल्यू भी गिर रही है, तो आज मेरा क्या डिसीजन होना चाहिए? कि सारी प्लानिंग BIA आपको सिखाएगा। वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। मेरी साइड की प्लानिंग क्या होगी? हमारी प्रोडक्ट में नुक्स क्या है, हम वैल्यू क्यों नहीं दे पा रहे, हमारे कंपेटिटर हमसे बेहतर क्यों जा रहे हैं, हम लोग इस वाली प्रोडक्ट में किस वजह से ऊपर और उस वाली प्रोडक्ट में किस वजह से नीचे हैं, हमारे कंपेटिटर्स कौन से पॉइंट पे सही मार्केटिंग कर रहे हैं और कौन से पॉइंट पे झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारी कितनी तरह की प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट पे पैसा लगाना चाहिए, किस पे नहीं लगाना चाहिए, हम एथिकली कैसे चल सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस इज अबाउट बिजनेस। यहाँ से ये पेपर पढ़ने के बाद जो मिनिमम आउटकम है ना आपसे, जो सबसे छोटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आपसे आउटपुट, वो है कि आपका पेपर पास हो जाए। ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। मज़े की बात ये होगी कि जब आप फर्म में बैठे हों तो आप फर्म में क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करते हुए बिजनेस के ऊपर बातें कर रहे हो। ऊपर की गेम ये है कि आपके आर्टिकल्स ख़त्म हो तो सोचे मैंने नौकरी नहीं करनी, मैं अपनी फर्म बनाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा। आपको मौका दिया आपके प्रोफेशन ने, आप बैठे बैठे एक लैपटॉप पकड़े, एक इंटरनेट पकड़े और अपनी फर्म चालू। काम पकड़े, इंटरनेट से काम पकड़े, इंटरनेशनल काम पकड़े, मिडल मैन बन जाएं, ऑनलाइन बुक कीपिंग करना शुरू करते हैं। आप तो डे 1 पे एम्प्लॉयड है।
बिजनेस करें, अगर फैमिली का कोई बिजनेस है तो सब छोड़ के सीए करने के बाद भले जाके फार्मिंग में अपने घर वालों के साथ पढ़े लिखे तरीके से ऐड हो जाए, गेम कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। या वो चाय वाला ही काम पढ़े लिखे तरीके से शुरू कर दें, वो चाय वाला देसी तरीके से चल रहा है, आपने शशके मशके डाल देने, शीशे डाल देने, आपने उसको चाय का वाली बना देना है, चाय कैफ़े बना देना है, चाय खाना बना देना है। आप देखिए ना, उसी चाय के अंदर एक कोटा चाय वाला लेवल है और एक और है जिधर चाय की कीमत 7 गुना ज़्यादा महंगी है। कॉस्ट तो बराबर ही है उनकी, सिर्फ उन्होंने ज़्यादा महंगी जगह ली हुई है और वो लोगों की नसों में से भी वसूल कर लेते हो पैसा। वही बिजनेस ज़्यादा पढ़े लिखे तरीके से आया, प्रीमियम बिजनेस हो गया, ब्रांडेड हो गया बिजनेस। तो वही वाली बात है, एक छोटे शहर में एक छोटा सा प्लाजा बना के उसकी दुकानें किराए पे देने वाला भी है एक बंदा, और एक एम्पोरियम में एक जगह लेके उस जगह की पोर्शंस को भी रेंट पे देने वाला है, वो एक अलग बिजनेस है। तो सबसे छोटा आउटपुट है कि पेपर पास हो जाए। पेपर तो इंशाल्लाह पास हो जाएगा, वो मुझे उस पर टेंशन ही नहीं है इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग जब आर्टिकल्स में पहुँचें या जब ज़िंदगी में जाएँ तो आपको ये पता हो कि बिज़नेस बुरी चीज़ नहीं होता, और बिज़नेस करने के लिए जो जिगरा और जिस तरह का एटीट्यूड चाहिए वो ये पेपर देगा। बाकी सारे पेपर मुलाजिम बना रहे हैं, जेन्युइनली मुलाजिम बना रहे हैं। ये पेपर आपको मालिक की तरह सोचना बताता है। 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक इदारे में मौजूद होंगे, एक ग्रो करता जाएगा, 4 होके रहेंगे। क्यों? वो एक जब भी सेठ मीटिंग में बातें करता होगा कि आजकल इदारे पे ये मुश्किल चल रहा है, तो अचानक से कहता होगा सर हम फलाना सेगमेंट में क्यों नहीं चले जाते, तो सेठ अलर्ट होगी, नहीं देखिएगा यार क्या बात कर रहे हो, उस सेगमेंट क्या, आप बताओ सर मैं उस सेगमेंट का एनालिसिस किया, ऐसे इस तरह से करके ऐसे फलाना 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 ग्रुप है, इतना इतना मार्केट शेयर है, अच्छा भला मार्केट शेयर वहाँ पे मौजूद है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ जाएं और अगर हम इतना कैपेक्स डालें और वर्किंग कैपिटल के बीच में तो 4 मुश्किल लफ्ज़ बोलने, सेठ कहेगा यार ये चौकस आदमी है, यार तुम इधर आओ करीब आओ, बताओ क्या कैसे। सेठ को क्या चाहिए, उसका बिजनेस चले, सेठ के पास पैसे हैं लेकिन सेठ 5वीं पास है, तो सेठ एक खास लेवल तक तो बिजनेस सेट करेगा, उससे ऊपर उसको लेवल अप कौन करवाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट आज भी इतना कामयाब है, क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट की लोग एग्जाम्पल देते हैं? अगर तो ये सिर्फ नौकरी कर रहा होता तो ये तकरीबन MBA से थोड़ा सा ऊपर माना जाता, ये सिर्फ नौकरी नहीं करता, ये सेठ का राइट हैंड बन जाता है। वो जिसने बैठे बैठाए अपने सेठ को 300 करोड़ की उसमें एंटर करवा दिया सोसाइटी में, और सेठ को 2-3 साल में 500 करोड़ भी कमा के दे दिए, वो 10 करोड़ नहीं दे देगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को? आप कहेंगे किस्मत अच्छी है। उसका सेठ उसको मंथली पैसे देगा, उसको बोनसेस देगा, 2 गाड़ियाँ देगा, एक घर के लिए देगा, एक ऑफिस के लिए देगा, मतलब यानी एक पर्सनल यूज़ के लिए देगा, घर के लिए इजाफी देगा, हो सकता है उसको उसी सोसाइटी में घर भी दे दे, उसके इंटरनेशनल ट्रिप करवाएगा कि आ जाओ दुबई के उनको शेखों को मना के आओ हमारे बिजनेस के लिए, उसको लाहौर के महंगे क्लब्स की मेंबरशिप देगा कि भाई तुम बैठो यहाँ पे अमीर तबका आता है, उधर से क्लाइंट पकड़ो हमें ला के दो। सिर्फ वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बिजनेस से दोस्ती कर ले, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का है मुझे बहुत अच्छी अकाउंटिंग आती है, मुझे जो काम कहो मैं बड़ा अच्छा कर लेता हूँ, वहीं रुका रहेगा। तो ये पेपर पढ़ के आपने ज़्यादा पैसे कमाने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। आप कहेंगे नहीं सर वो जवाब साहब ने हमें मना किया है पैसे कमाने से। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी मना किया आपको कमाने से। हाँ उन्होंने शायद हवेस रखने से मना किया होगा पैसे की। कमाना तो पहला स्टेप है, कमाई तो हुजूर ने भी की थी, तिजारत भी की थी, हर तरह का काम किया, मजदूरी भी की, तिजारत भी की, बहुत ज़्यादा भी कमाया, कम भी कमाया। जब ज़्यादा कमाया तो खर्च कैसे किया ये इम्पोर्टेंट है। इस्लाम में रहबानियत नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि जाओ जंगलों में और बस वहाँ बैठ के सिर्फ इबादत करो, कुएं में जाके बैठ जाओ और वहाँ इबादत करते रहो। इस्लाम आपको कहता है दुनिया में रह के आपने एक मुत्तकी इंसान के तौर पे ज़िंदगी गुजारनी है। साहबी से पूछा ना तकवा क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, खारदार रास्ते में से दामन बचा के गुजरना तकवा है, खारदार रास्ते से भाग जाना तकवा नहीं है। ये खारदार रास्ता आप कहते हैं सूदी निज़ाम में मैं क्या करूँगा, भाई ये खारदार रास्ता है ना, आपने दामन बचाना है। आप कहें सूदी निज़ाम में मैं CA छोड़ के भाग रहा हूँ, कहाँ जाएंगे, MBA बच जाएंगे सूदी निज़ाम से। खारदार रास्ता है, हम इसमें बता रहे हैं कि कांटे कहाँ का है। जवाब साहब आपको फाइनेंस में सूद की बात भी बताएंगे और कैलकुलेशन भी दिखाएंगे और बताएंगे कि आपने ये वाला काम किस लेवल पे नहीं करना। इस वक्त पेपर पास करने के लिए जो मजबूरी है, पास करना है, कड़वा गुण भरें, पेपर पास करें, लेकिन आगे आपने इस तरह के कामों में, वही वाली बात है कि मेरी वाली एग्जाम्पल में भी जैसे ही बैंक में पैसे रखवाने की बात है, मैंने फ़ौरन से कहा मुदारबा में रखवा दें। तो
पैसे कमाना इस्लाम ने कभी मना नहीं किया। हर नबी ने हुकूमत करने की कोशिश की है, हवाओं पे हुकूमत की है, पूरे दरियाओं पे हुकूमत की है, सल्तनतों पे हुकूमत की है, पैसा इकट्ठा की है, बाकायदा बैतुल माल बनाते थे, बैतुल माल में पैसा इकट्ठा करते थे। पैसा एक कमर्शियल नीड है, आपको जंग करने के लिए पैसा चाहिए, असले के लिए पैसा चाहिए होता था। तो पैसा कभी भी कमाना मना नहीं। हाँ, पैसा कमा के उससे ऐसी हवस रखना कि उससे अपने आप को ही सर्व करें और दुनिया में ना लगाएं, वो गलत है। तो आपको पैसा कमाना आना चाहिए। सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होता। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, ये डायलॉग मारने के लिए भी जेब में पैसे होने चाहिए। जो गरीब ये कहेगा ना पैसा सब कुछ नहीं होता, तो सब कहेंगे हाँ ऐसे तो कमाया ही नहीं जाता, ऐसे तो ऐसे ही बोलना है। आप पैसे कमाने की सलाहियत रखते हो और उस पैसे को अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, और लोग कहेंगे क्या कर रहे हो, आप उसको पलट के कहो पैसा सब कुछ नहीं होता, तो फिर आपकी बात में वज़न भी आएगा। मैं सतह गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजारूँ और मैं यहाँ आपको बिजनेस सिखाऊँ, तो मेरी बात में वज़न नहीं आना। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पैसा कम, मतलब वही बात है कि ऐसा नहीं है कि जवाब साहब अगर यहाँ पे पढ़ा रहे हो तो वो सिरे से कुछ ना कमा रहे हो, या वो कहें बस मैं तो सिर्फ बच्चों के वो ज़रूर कमाते हैं, लेकिन फिर वो उस पैसे को अपने ऊपर नहीं लगाते, वो अच्छी जगह पे लगाते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ लगाएं। पैसा कमाना गलत नहीं है, कमाना आपका हक है, आप अपनी स्किल के मुताबिक, एबिलिटी के मुताबिक कमाएं, लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं करना, एथिकल बाउंड्री ब्रेक नहीं करनी, लोगों के सरों पे पाँव रख के नहीं जाना। इसमें हम उसमें भी चैप्टर पढ़ेंगे। तो इतना प्यारा पेपर है कि मैं तो पूरा सेशन एंजॉय करता रहूँगा पढ़ाते हुए। ये मेरी बड़ी फेवरेट क्लास होती है और इस दफ़ा मुझे 6 दिन के लिए मिल गई है। मैं बड़े अरसे से, मैं कुछ 4 साल से फरमाइश कर रहा हूँ कि मुझे 6 दिन की क्लास मिले। मिलती थी 3 दिन 2 दिन कि जी फाइनेंस है, मैं फाइनेंस बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे फाइनेंस पे टाइम लगाते हैं। इस दफ़ा जो है ना वो हमने 2 क्लासें डाल दी हैं। फाइनेंस भी, जिस वक्त फाइनेंस अभी अंगड़ाइयाँ लेके मोशन में आने वाला होगा, हम ये पोर्शन खत्म कर देंगे। पहले क्या होता था, 2 दिन पहले प्रोडक्ट बताइए, उसके बाद पता लगा जी 6 दिन बाद क्लास होगी। 6 दिन बाद मैंने कहा कि हाँ अब प्रोडक्ट से अगले लेवल पे जाते हैं। हमने कहा सर प्रोडक्ट क्या होती है, अब मज़ा आएगा। 6 दिन के सेट लगाएंगे, 5 दिन पढ़ा छठे दिन टेस्ट, 5 दिन पढ़ा छठे दिन टेस्ट, 6 हफ्ते पढ़ा ख़त्म, फिर हफ्ते की रिवीजन की टेस्ट, हफ्ते की रिवीजन की टेस्ट, फिर बेशक फाइनेंस को टाइम देते रहे। क्योंकि पूरा सेशन में रोता रहता था दोस्तों, फाइनेंस करते रहते हो, मेरी तरफ आते नहीं हो। तो अब मैंने इससे पहले कि फाइनेंस थोड़ा सा गर्म होनी शुरू हो, मैंने मुका देना है। आपने 6 हफ्ते मेरा साथ देना है। रिजल्ट आने के बाद 1-2 हफ्ते और लगने और हमने से ख़त्म करके आपकी रिवीजन पे आ जाएंगे, ताकि आप फिर तसल्ली से, ईमानदारी से फाइनेंस को टाइम दें। क्योंकि टाइम तो आपने पहले भी फाइनेंस को ही देना है। मैं अगर 4 महीने तक भी चलता रहूं तो आपने 1-1.5 महीने बाद मुझे बर्दाश्त करना छोड़ देना। आप कहेंगे ये तो बहुत हवाई बातें कर रहे हैं, फाइनेंस लिखो सवाल करने से हो जाता है, मज़ा आ रहा होता है। सर कब तक मैनेजरियल पोर्शन खत्म होगा? ऑनलाइन वाले बच्चों में घबराहट पाई जाती है, उन्होंने कहा ये तो जो है ना टीचर बहुत जहादी उसमें आया है। भाई जब 2 या 3 दिन क्लास होती थी तो हम 3 महीने में ख़त्म करते थे। उसमें एक और प्रॉब्लम भी होता था कि टूट गया होता था फ्लो, अब फ्लो भी नहीं टूटेगा। अब 1 हफ्ते बाहर पढ़ेंगे कि कंपेटिटर से क्या मसला है, फिर 1 हफ्ते पढ़ेंगे हमारे क्या मसले हैं, फिर पढ़ेंगे एथिकल क्या चीज़ें हैं, फिर देखेंगे इर्द गिर्द की गवर्नमेंट वगैरह क्या करती है, और एंड पे हमारा फेवरेट सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी की सबसे ज़्यादा चीज़ें इस पेपर में ऐड की हैं। क्या नई स्कीम आने के पीछे जो मेन रीज़न है वो सस्टेनेबिलिटी और डाटा है कि अब लोगों को डाटा के बारे में बताना है और एनवायरनमेंट के बारे में बताना है। थोड़ा आगे चल के उस पर चलते हैं। तो क्यों इन बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस करना है? इसलिए कि हमने एक सुपर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। FCA SCA, सुपर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तगड़े वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, मजबूत चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि लुट मचा दे, आग लगा दे। 2 नंबर यहाँ से करके नहीं पता लगे आप कहें सर ने कहा था लुट मचा दो। ठीक है जी, अब चलते हैं थोड़ा सा पेपर के ऊपर। पेपर का सिलेबस समझने की कोशिश करते हैं। मैनेजरियल एनालिसिस ICAP ये कहता है कि 30 से 40 मार्क्स की वेटेज है मैनेजरियल पोर्शन की। ओके, ये पहले 35 से 45 थी, अब इन्होंने 30 से 40 क्यों की? क्योंकि इनको एक चौथा एरिया डालना था विच इज़ 10 से 15 नंबर का सस्टेनेबिलिटी का एरिया। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये मेरे जोन में आ जाता है। थ्योरेटिकल डिस्कशन है, दिस इज नॉट अकाउंटिंग।
दिस इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो ग्रिड ए और ग्रिड डी मेरे जिम्मे है, यानी कि 30 से 40 और 10 से 15 नंबर। तो अगर मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूं तो ये 40 से 55 बन जाएगा। अच्छा, बाकी दो को अगर हम सम अप करने की कोशिश करें तो वो क्या बनेगा जी? आप दोनों में फर्क देख रहे हैं, 5 नंबर की वेरिएशन, यानी वो उधर 60 की तरफ जा रहे हैं, इधर 55 की तरफ जा रहे हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि शायद पेपर में कोई 47 मार्क्स का ये और 53 मार्क्स का वो पूछ लें। यानी वो हिंट देना चाह रहे हैं कि कम से कम 40 आप जहन में रखें और उधर ज़्यादा से ज़्यादा 60 जहन में रखें। तो एक वर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि इधर 40 आ गया और उधर 60 आ गया, लेकिन ये दो बिल्कुल एक्सट्रीम है। वो थोड़ा सा उधर से कम होगा इधर से, तो शायद 45-55 की रेशो बन जाए। और अगर सस्टेनेबिलिटी में मूड ज़्यादा ख़राब हो गया उनका तो हो सकता है 17 नंबर का अकेला सस्टेनेबिलिटी पूछ लें। तो आज से ऑनवर्ड आपने मैनेजरियल पोर्शन को आधा ज़रूर काउंट करना है, चूँकि फाइनेंस शायद 50 नहीं तो 52-53 नंबर का आ जाएगा। और अब मैनेजरियल पोर्शन को इज्जत दिए बगैर पेपर पास नहीं होना, तब इस पोर्शन को इज्जत देनी है। तब थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा सा अगर मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूं हमारे पास पेपर्स की, आज तक ज़िंदगी में MFA नामी पेपर की 8 अटेम्प्ट हुई हैं। अब अगेन जो फाइनेंस वाला है, वाह, कॉपी पेस्ट फाइनेंस था, ये मैं ही था जिसने रात कॉपी पेस्ट किया था और बहुत ही जल्दी में था। रात 2-2:30 बज रहे थे, मैंने कहा भाई जल्दी से ओरिएंटेशन मुकाऊं। मैनेजरियल पोर्शन और फाइनेंस पोर्शन, आईकेएप ने इस पोर्शन को 30 से 40% बोला है, माजी में इसे 35 से 45% बोलता था। और ये वो पोर्शन है जो कि पिछला सस्टेनेबिलिटी को हटा दें, जो इससे पीछे मैनेजरियल पोर्शन होता था। आईकेएप वहाँ से 36, 38, 35, 39, 40, 42, 44, 35 इस तरह की पूछता रहा है। वेटेड एवरेज अगर इसकी निकालें तो 39% बनती है। एक पोर्शन था स्टैट का जो दोनों धक्का देते थे, फाइनेंस वाला कहता था मेरा नहीं है, थ्योरी वाला कहता था ये मेरा नहीं है। ऐसे में जब भी वो, मैं एग्जांपल देता हूँ कमती लॉ में, कि अगर एक साइकिल वाला प्राडो वाले से टकरा जाए तो गलती हमेशा साइकिल वाले की होती है, चाहे उसने टक्कर मारी हो या उसने टक्कर मारी हो। तो जब भी इख्तिलाफ राय आता था, मैं और जवाब साहब बैठते थे, तो मैं हर दफ़ा पता नहीं क्यों वो हार जाता था। ठीक है, वो असर्टिव बहुत है, मैं एकोमोडेटिव बहुत हूँ, मैं ज़रा ज़्यादा डाउन के चाह चले ठीक है ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो वो उन्होंने वो पोर्शन उठा के मुझे पकड़ा दिया था उस वक्त। वो अल्लाह भला करे 2-3 अटेम्प्ट बाद आईकेएप को समझ आ गई, उसने वो पोर्शन माइनस कर दिया। अब सस्टेनेबिलिटी आते वक्त मैंने ऐसा कोई एहतजाज ही नहीं किया, मैंने कहा ये मेरा है। मैं कहा शायद इस वजह से वो कहे नहीं ये मेरा है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है रखो। तो कहने का मतलब ये है कि वो पहले वो स्टैट वाला डाल के भी इसकी वेटेज तकरीबन 40 से 45% के दरमियान पहुंच जाया करती थी, बट सस्टेनेबिलिटी पे अभी तक 0 है। क्यों भला? ये आया ही अभी है, अब ये 10 से 15% उसने खींचना तो है ना कहीं से। अच्छा, 20 से 30% का ये पोर्शन जहाँ से ऑन एवरेज 29% आ रहा है। आप देखें 31, 29, 30, 30, 30, ये उस वक्त उन्होंने पूछा था जब इसकी वेटेज इससे ज़्यादा होती थी। अभी उन्होंने नंबर स्नैच करके सस्टेनेबिलिटी में डाला है। सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए 2-3 पोर्शन से 5-5 नंबर उठाए और इसके एक पोर्शन बना दिया। इसी तरह से जहां उन्होंने 25 से 30% बोला था, वहां पे भी ऑन एवरेज तकरीबन, और ये रिसेंट कुछ अटेम्प्टों में 30 से भी ऊपर चले गए थे। तो अगर अभी तक मैं देखूं तो फाइनेंस पे 29%, 58% की औसत बन रही थी फाइनेंस की, और तकरीबन 42% की औसत बन रही थी मैनेजरियल पोर्शन की, तब जब 10 से 15 नंबर का पोर्शन नहीं ऐड हुआ था। अभी 42 मरता रोता पिटता 50 या 48-47 तक तो पहुंच ही जाएगा। तो इसलिए आज आपने ये काउंट कर लेना है कि अभी पेपर 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका हुआ है। पूरा आधा पोर्शन मैनेजरियल और आधा पोर्शन फाइनेंस है। जितनी तवज्जो उसको चाहिए उतनी तवज्जो उसको चाहिए। फाइनेंस चलता रहता है, आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहते हैं आप। सेशन एंड तक आपका होता है कि मैं हर दिन बस सवाल कर रहा हूँ। मैं तो पेपर से 3 दिन पहले भी देखा है कि लोगों ने वीडियो लगाई हुई होती है, उस वक्त भी सवाल कर रहे होते हैं वीडियो देख के। तो आप लोग तो इतनी देर तक तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैनेजरियल पोर्शन का मैं चाहूँगा कि हम शुरू में एक अच्छे तरीके से उसे ग्रिप कर लें, उसके बाद हम उसकी रिवीजन वाले प्लान में आ जाएं।
हफ्ते की मैं एक वीडियो दूं, जैसे एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो रहा हो और फिर आपका उस पर एक टेस्ट हो जाए। लेकिन वो तब होगा जब आप ये टाइम मेरे साथ गुजारें। क्या मेरे साथ हैं? इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। सर जल्दी ख़त्म करवा दें, ऑनलाइन में खुशी पाई जाती है। सर सिर्फ टेस्ट टेस्ट टेस्ट। सर बुक कब तक आ जाएगी? वो AAH लिखा हुआ था तो वो जो है ना, ठीक है सही है, वो तलफ़ुज़ में गलती हो सकती है। तो बुक कब तक आ जाएगी? बुक तो पहले दिन से मौजूद है। प्रॉब्लम है आईकेप की साजिशें। नई स्कीम आने के बाद जब उसमें सिलेबस आया है और सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ें किताब में सही से प्लस माइनस नहीं हुई हैं, तो हमने हर सब्जेक्ट में उन्हें लंबी लंबी मेलें डाली हुई हैं कि भाई इसमें, और ख्वाहिश ये है कि कुछ चीज़ें जो ज़्यादा डल गई हैं वो माइनस कर दी जाए। जैसे इस पेपर में पॉलिटिकल के ऊपर अभी भी काफ़ी ज़्यादा वो है और मैंने उनको एक फरमाइश डाली हुई है, लेकिन मैंने कट ऑफ रखा था इस वीक का मिड, यानी कि बस 1 अक्टूबर आ जाए। 1 अक्टूबर आने तक अगर आईकेप ने कोई रिवीजन नहीं दी तो मैं मान लूँगा कि वो आईकेप ने हमारी रिक्वेस्ट को उठा के कचरे में डाल दिया है, तो फिर हम किताब प्रिंटिंग में दे देंगे। फाइनेंस वाली साइड पे ऐसा मसला नहीं है, मैनेजरियल वाली साइड की किताब अभी प्रिंटिंग में नहीं गई है, लेकिन सॉफ्ट में मौजूद है। और आपको जब तक किताब नहीं आती तब तक फिजिकल हैंडआउट भी मिल रहे होंगे, और सॉफ्ट में गूगल ड्राइव में किताब अपलोड भी हो जाएगी, और आपके ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो गूगल ड्राइव का लिंक भी मिल जाएगा। तो हमें किताब का कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन ख्वाहिश ये है कि अगर आईकेप कम कर दे तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पोर्शन की किताब वैसे बहुत नन्ही मुन्नी सी है, उसमें अगर क्वेश्चंस को साइड पे कर दें तो 56 सफ़े हैं, 56। क्वेश्चन बैंक ऐड कर दें तो तकरीबन 115-16 बन जाते हैं। तो एक ही किताब होगी, उसमें सवाल भी डले हुए होंगे, उसमें बाकी डाटा भी होगा। इसके सवाल एक तो ये 8 अटैम्प्ट्स के हैं, उसके अलावा कुछ पुराने पेपर थे, BMBS और CA फाइनल का एक पेपर जिसमें से इन्होंने ये पेपर बनाया था, उसमें से कुछ प्रैक्टिस के एडवांस सवाल भी हैं। तो अभी किताब समझें आप लोगों के लिए आई हुई है, सॉफ्ट फिजिकल कॉपी भी मिल जाएगी और सॉफ्ट में आज रात नहीं तो कल अपलोड भी हो जाएगी, यानी कि हमारी गूगल ड्राइव में आ जाएगी वो वाला चैप्टर जो हम पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर हम गौर से देखें, चैप्टर 1 पेस्टल एनालिसिस, चैप्टर 2 पेस्टल एनालिसिस, चैप्टर 2 फिर से पेस्टल एनालिसिस, चैप्टर 3 पेस्टल एनालिसिस, बहुत ही दिल पे लेके आई क्या। हमारे सिलेबस में 10 एनालिसिस है जिनमें से एक का नाम पेस्टल एनालिसिस है। आईके अपने पेस्टल एनालिसिस पे जब गूगल पे सर्च किया तो इतना सारा कुछ मिल गया कि उन्हें 3 चैप्टर बनाने पड़ गए। शुक्र ये 3 है, पिछली किताब में ये 5 थे, और मैं पिटता रहता था उनसे कि भाई इन 5 में से पूछना तुमने एक आध सवाल ही है, और रेस्ट 3 चैप्टर्स में से सारा तुम पूछ लेते हो, तो थोड़ा सा इसको मुनासिब ही कर दो, 1 चैप्टर 2 चैप्टर में मर्ज कर दो। तो उन्होंने अब 3 चैप्टर बना दिए हैं। 2 चैप्टर्स में ये पेस्टल एनालिसिस होता है, इसमें हम 6 फैक्टर्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल। तो उन्होंने क्या किया, PES इस चैप्टर में डाल दिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। और देखिए अभी तक इनका क्या फोकस रहा था, पिछली अटेम्प्ट में 1 नंबर का, उससे पीछे 0, फिर 1 नंबर, 0, 1 नंबर, 3 नंबर, आज तक 8 अटेम्प्ट्स में से 1 दफ़ा कोई इज्जत दी है। ये 17 टोटल है। पता लगा आपके 17 नंबर का सवाल भी तो आया कभी। तो 2% ऑफ द पेपर इस चैप्टर से, या इस चैप्टर में जो चीज़ें एलोकेट हुई हैं वहाँ से आया है। यानी जो इससे पीछे आईकेप के 3 चैप्टर्स थे उनमें से मिला के उन्होंने 1 दफ़ा 9 नंबर का प्रॉपर सवाल पूछा था। तो चैप्टर बिला वजह डाल दिए थे, लेकिन उसको सही से वो इस्तेमाल नहीं करते थे। फिर जो TEL है ना, पहले एक टेक्नोलॉजी का अलग चैप्टर भी होता था और एक जनरल वो होता था, आईकेप ने दोनों को मर्ज कर दिया है। उस वक्त उस अकेले चैप्टर से आईकेप बहुत पूछता था, जो टेक्नोलॉजी वाला था। आईकेप को टेक्नोलॉजी तो हमेशा पसंद ही है, तो मैंने इसलिए इसके 2 हिस्से कर दिए। जो टेल है, TEL, उसका टेक्नोलॉजी का पोर्शन में 8% सवाल आए हुए हैं, और जो रिमेनिंग थे उसमें 1 दफ़ा सिर्फ 6 नंबर का सवाल आया। MCQ पूछने की भी जहमत नहीं की उस पोर्शन से। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों चैप्टर्स को मिला के देखूं तो तकरीबन 8 अटेम्प्टों में 2 सवाल हैं अदर देन IT। इंटरेस्टिंगली IT में जिस जगह से सवाल पूछते थे वो उठा के डाटा में डाल दिया। हमारी और छुट्टी हो गई, जिस पोर्शन से ज़्यादा पूछते थे अब उन्होंने सोचा अब डाटा नाम का एक पेपर तो है ही, तो खामखा यहाँ पे आब्दी साहब को तंग किया हुआ था,
तो उन्होंने वहां से कुछ कट करके उधर डाल दिया, तो हमारा क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास। देन पेस्टल केस स्टडी क्वेश्चन। आईकेप की ना जो पिछली दफा किताब आई उसमें चैप्टर थे 9, मैनेजेरियल के चैप्टर थे 9। आई स्ट्रांगली बिलीव कि उन्होंने किसी को कहा होगा कि तुमने 6 चैप्टर बनाने हैं, PESTEL अलग अलग। वो भाई साहब ने जब बनाए तो वो एक ईगोलॉजिकल मिस कर गया, बन गए 5। अब मैंने समझ ही नहीं आई छठा चैप्टर क्या होना चाहिए। तो MFA की पुरानी किताब में छठा चैप्टर था पिछले 5 चैप्टर के सवाल। चैप्टर का नाम क्या था? प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 5 चैप्टर्स। तो वो मजाक था, यानी वो चैप्टर नहीं था। चैप्टर शुरू करते थे, थ्योरी थी नहीं। बच्चे कहते थे सर वो चैप्टर 6 गायब है। मैं कहा है ही नहीं क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि उसमें 4 सवाल है। 4 सवाल प्रैक्टिस के लिए आई कि अपने डाले थे और एक चैप्टर बना दिया था। इस दफा भी वो बाज नहीं आए। ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये आज खत्म हो चुका हुआ है। केस स्टडी क्वेश्चन, जब वो नीचे के चैप्टर से पेट भर चुके होते हैं और उनके पास नंबर बचते हैं 8-9 और सोचते हैं इतने सारे चैप्टर को कैसे कवर करें, तो वो पेस्टल पूरे मॉडल का सवाल दे देते हैं जिसमें 2 नंबर का 8 P, 2 नंबर का T, 1 नंबर का S, इस तरह से करके पूरे हो जाते हैं। मैं अगर एग्जामिनर हूंगा ना, मैं कभी भी अलग अलग चैप्टर से सवाल नहीं बनाऊंगा। जब एक सवाल से सारे इकट्ठे कवर हो जाते हैं लॉजिकली, तो क्या जरूरत है। तो होता ये था कि चैप्टर तो अलग अलग बने हुए थे, लेकिन इतना उन 5 चैप्टर से सवाल नहीं आए जितना 3 दफा, एक दफा 7 नंबर, एक दफा 8 नंबर और 10 नंबर का उन्होंने पूरा पेस्टल का सवाल पूछ लिया। तो टेक्निकली जब हम चैप्टर 1 और 2 करेंगे ना, तो 3 खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। 3 सिर्फ उसके कंबाइंड सवाल है। आप कहेंगे नहीं सर 3 प्रॉपर खत्म करना, मैं कहूंगा ठीक है टेस्ट कर लेते हैं, मैं टेस्ट में कंबाइंड सवाल डाल दूंगा, तो वो खत्म हो जाएगा। तो आज पहले दिन हमने एक चैप्टर माइनस कर दिया। अब चैप्टर रह गए हमारे पोर्शन में 6। ये चैप्टर्स आई के आपको बहुत पसंद है। जो नीचे है ना, अगर आप गौर से देखें, बहुत मोहब्बत। किसी अटेम्प्ट में आपको 0 0 नजर नहीं आ रहा। कुछ नहीं होता था तो एक MCQ जरूर डाल देते थे। 19 सॉरी ये ज़्यादा जज्बाती हो गया, यहाँ 0 मिल जाता है। ये एक 0 ये और एक 0 यहाँ 8 के नीचे फिर रहा है। 3 पोर्शन, 70 नंबर, 71 नंबर और 54 नंबर, 9% ऑफ टोटल पेपर, 9% ऑफ टोटल पेपर और 7% ऑफ टोटल। 9 और 7 कितने होते हैं? 25% ऑफ टोटल। और मैनेजरियल में से 42 नंबर के सवाल आ रहे हैं, तो 25 आउट ऑफ 42। तो मैं उस वक्त भी लोगों से कहता था कि भाई ये हैं 3 चैप्टर जो सही में करने वाले हैं। असली जो हमारा पोर्शन है ना, वो ये 3 चैप्टर है और उसके साथ सिर्फ पेस्टल एनालिसिस है, जिसको धक्के से उन्होंने इतने सारे उसमें क्लब किया हुआ है। ये क्या है? कंपेटिटिव फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। बाहर की दुनिया क्या कर रही है। एक बिजनेस ने देखना उसके कंपेटिटर की कितनी प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रही है, मैं कंपेटिटर से ऊपर हूँ नीचे हूँ, मैं किस तरह से अपने कंपटीशन को कवर कर सकता हूँ, मार्केट कितना है, इंडस्ट्री कितनी है, सेगमेंट्स कितने हैं। ये चैप्टर आता है। फिर चैप्टर 5 इंटरनल एनालिसिस, मैं कहाँ हूँ, मेरा इदारा कितना स्ट्रांग है, मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, मैं कैसे वैल्यू दूँ। तो यानी आपने पहले देखना है दुश्मन क्या कर रहा है, फिर देखना है आप क्या कर रहे हो, फिर देखना है एथिक्स कि मैंने बिजनेस करना है लेकिन एथिक्स के दायरे में रह के। तो कंपेटिटर को देख लिया, अपने आप को देख लिया और एथिक्स समझ लिए, सारा मसाला तैयार हुआ है। अब आपने सिर्फ बाहर के बैरूनी फैक्टर्स देखने हैं अदर देन आपके कंपेटिटर। आपके बिजनेस को आपके कंपेटिटर के अलावा कौन तंग कर रहा होता है? पॉलिटिक्स। मुल्क में सियासियात जो चल रही होती है वो मुतासर करती हैं। हर सियासी पार्टी आके एक नए तरीके से बिजनेस को वो करती है, कोई बेनिफिट देती है, कोई उन्हें तंग कर रही होती है। इकोनॉमिक्स, जो मुल्क के इकोनॉमिक्स में चल रहा होगा हर बिजनेस अफेक्ट होगा। सोशल, समाज क्या चल रहा है, लोग क्या खरीदना चाह रहे हैं, लोगों की क्या थॉट है, लोग अब घरेलू खाना खाना पसंद करते हैं, बाहर का खाना पसंद करते हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं, फिजिकल क्लास लेना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी हर बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। जो बिजनेस आज टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ कर रहा वो पीछे जा रहा है। इकोलॉजिकल, ई
एनवायरमेंटल, फिजिकल एनवायरमेंट, आप डैमेज तो नहीं कर रहे, धुआं तो नहीं निकल रहा आपकी फैक्ट्री से, आप गंदा पानी तो नहीं छोड़ रहे, आप माशरे को ख़राब तो नहीं कर रहे। जैसे क्या होता है जब भी स्मोक का मसला आता है, तारीख नोट कर लेनी है, 6 से 9 नवंबर के दरमियान अचानक से गवर्नमेंट को लगेगा कि बच्चे धुआं छोड़ते हैं, और वो हमें अचानक से 4-5 दिन के लिए कह देंगे कॉलेज बंद कर दो। तारीखें ध्यान में रखनी है, 6 नवंबर से 9 नवंबर। नवंबर स्टार्ट होता है तो अचानक से वो सोचना शुरू करते हैं कि क्या करें, फैक्ट्रियाँ बंद कराएं, नहीं वो तो हमारे अपने ताल्लुक वाले इतने सारे फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, गाड़ियाँ बंद कर दें, नहीं ट्रांसपोर्ट की कंपनियाँ भी बहुत सारी अपने यार दोस्तों की हैं, फिर ऐसा क्या बंद करें जिससे इन्वायरमेंट डैमेज होने से बच जाए। स्कूल कॉलेज, जब ये धुआं छोड़ते बच्चे घरों में बैठेंगे तो इन्वायरमेंट साफ हो जाएगा। तो 6 से 9 नवंबर के दरमियान आपने मार्जिन रखना है कि अचानक से वन फाइन गुड नाइट आपको मैसेज आएगा कि पुलिस ने आके हमें बंद कर दिया है, उन्होंने कहा खबरदार 4 दिन तक आपने बच्चों को घुसने नहीं देना है कैंपस में। तो अभी वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। इन्वायरमेंट डैमेज हो रही है तो वो जो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं भी कर रहे वो भी बेचारे रगड़े जाएंगे। और एंड पे जो एल है दैट इज लीगल, लॉ हर बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो आपने बाहर की दुनिया में एक तो अपने कंपेटिटर को देखना होता है और दूसरा ये 6 फैक्टर्स को देखना होता है जो बाहर से आप पे हमला कर रहे होते हैं। ये एक एनालिसिस होता है, इसको कहते हैं पेस्टल एनालिसिस, लेकिन हमारी किताब बहुत दिल पे ले जाती है क्योंकि चैट जीपीटी के पास बहुत मवाद था इसमें लिखने को, तो किताब बनाने वाले ने चैट जीपीटी से पता नहीं क्या क्या लिखवा डाला। तो वो अब इसमें हमें पढ़ना ज़्यादा और मतलब अजियत है वो। तो टेक्निकली जितनी हम एफर्ट नीचे की 3 पे कर रहे हैं उसकी शायद 20% हम करेंगे ऊपर की 3 पे, क्योंकि मेन एरिया यहाँ है और वहाँ हम समझ लेंगे और उसमें किताब को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन नीचे की 3 चैप्टर्स में भले याद करना भी पड़े करेंगे। ये 3 चैप्टर मुश्किल से 20-25 सफ़े हैं। पेपर का 70% यानी कि हमारा मैनेजरियल साइड का 70% इसमें है था। अब सस्टेनेबिलिटी ऐड हो गया, सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर और ऐड कर दें इसमें, चलें। तो ये बेसिकली 1, 2, 3, 4 आई कैन सेफली से कि 80% ऑफ द पेपर ऑफ द मैनेजरियल साइड इन 4 में से आ जाएगा। और ओवरऑल पेस्टल एनालिसिस देखा होगा तो तकरीबन हर अटेम्प्ट के बाद सवाल आ रहा है। अच्छा ये देखें, यहाँ से शुरू करते हैं। इस वक्त ये नया नया आया था कि आपको भी समझ नहीं थी, उसने यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछ लिए। इस अटेम्प्ट में नहीं आया, इसमें आ गया, इसमें नहीं आया, इसमें आ गया, इसमें नहीं आया, इसमें आ गया, इसमें नहीं आया, इसमें। गेम ऑन है, मिल गया सवाल। क्लियर कट ट्रेंड है। तो अगर इसने आना है तो फिर 1-2 पे एनर्जी क्यों लगाएं, छोड़ देते हैं। छोड़ भी नहीं सकते, दिल पे नहीं लेंगे, अपना बना के छोड़ देंगे। अब पता नहीं आपको समझ आया नहीं आया। अब चूंकि सामने मेल बैठे हुए, ऑल्दो ऑनलाइन में फीमेल्स भी हैं, लेकिन चलो सामने वाले मेल जो है ना ज़्यादा बुरा नहीं बनाएंगे। एक शेर है, उसने कहा था अपना बना के छोड़ूंगी, उसने कहा था कि अपना बना के छोड़ूंगी, फिर एक दिन अपना बना के छोड़ दिया। तो ये अपना बना के छोड़ूंगी और अपना बना के छोड़ दूंगी में फ़र्क है। तो हमने अपना बना के क्या करना है इन चैप्टर्स के साथ, चैप्टर 1, 2 के 1, 2, 3 के साथ अपना बना के छोड़ देना है। अब जुमले को रुक के पढ़ना है या तेज़ी में पढ़ना है वो आपकी कॉल है, लेकिन मेरा जुमला यही है कि हमने पहले 3 चैप्टर्स को अपना बना के छोड़ना है। ठीक है। अब परसेप्शन का फ़र्क हो सकता है कि अपना बना के छोड़ने से यहाँ शायर की क्या मुराद है, अपना बना के छोड़ना है या अपना बना के छोड़ देना है। ठीक है जी, ठीक। अच्छा नीचे आके देखते हैं। ऑल्दो ये मेरा एरिया नहीं है नीचे, ये यहाँ आग लगी हुई है, लेकिन देखें तो सही यहाँ पे हो क्या रहा है। 2% गंदा पता नहीं, 16%, 11%, फिर से 11%, फिर से 3%, फिर से 16%। तो एक काम करते हैं ना, इन 13 चैप्टर्स में से 4 इधर से और 4 उधर से जोड़ लें, तो 90% तो पेपर हाथ में आ गया।
इसका मतलब है कि फाइनेंस में आप जो मर्जी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4, अच्छा इन 4 के साथ हो क्या रहा है, 12, 16, 19, 19, 17, 14, 13, 16, इसका 100% मतलब है कि एक तगड़ा सवाल आया होगा। 8 अटेम्प्ट्स में बिला नागा एक तगड़ा सवाल आया है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में से। अब कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में क्या आएगा, कैसे आएगा, वो जवाब साहब आपको बताएंगे। और अगेन मैंने तो ये बेसिक ब्रेकअप बताया, हो सकता है वो उसकी 2-3 कैटेगरीज बताएं, क्योंकि मैं तो गलत हिस्से पे छेड़खानी कर रहा हूँ। मैं तो अपने वाला एनालिसिस कर रहा था तो थोड़ा इधर भी डाल दिया, हो सकता है मैंने एक आध तरतीब थोड़ी ऊपर नीचे भी कर दी हो। खैर मतलब मैं इतना अनजान यूजर भी नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल जो है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट 11, 9, 9, 11, 12, सबसे छोटा सवाल 9 और सबसे बड़ा 14। इसका मतलब है कि एक सवाल आप यहां से एक्सपेक्ट कर लें 9-10 नंबर का। फिर बजटिंग 2 दफा पूछा नहीं, लेकिन जब पूछा तो फिर छोड़ा भी नहीं, और पिछली 5 अटेम्प्ट से लगातार पूछते आ रहे हैं, यानी कि ट्रेंड बन गया है कि ये पूछना होता है, और पूछ भी 12, 13, 16 नंबर के ले रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस से एक तगड़ा सवाल एक्सपेक्ट कर लिया हमने, रिस्क मैनेजमेंट से तगड़ा नहीं लेकिन दरमियाना सवाल एक्सपेक्ट कर लिया, बजटिंग से तगड़ा सवाल एक्सपेक्ट कर लिया, और प्रोजेक्ट अप्रेजल 17, 15, 16, 16, 17, 15, 13, 15, भाईजान असर ही नहीं किया इसने। तो ये तगड़े तगड़े इकट्ठे करें, ये 4 इकट्ठे हो गए, 11 और 11 22 हो गए, 16, 16 32 हो गए, 32 और 22 कितने हो गए, 54 इधर हो गए। ऊपर चलें, 9, 9, 7 और ये कहाँ गया, ये 1% है, ये 3%, तो 28। पहले कहाँ तक पहुंचे थे हम, तो टोटल क्या हो गया, हाँ जी एक भाई 82 जवाब दे चुके हैं, 82। आधी मेहनत और 82 नंबर। इन चैप्टर की अलग बुक हो तो बंदा दूसरी बुक खरीदे ही ना, है ना, ठीक है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि कभी भी मूड खराब हो सकता है, जैसे ये इस एक अटेम्प्ट में मूड खराब हुआ, उसके बाद उन्हें समझ आया हमारे पास इतने नंबर ही नहीं बचे कि हम ये पूछें। अच्छा, कुछ वेटेज इसलिए भी खराब हो रही है कि पहले ये भाई साहब स्टैट भी थे, इसके भी बड़े तगड़े तगड़े सवाल आया करते थे कभी, उस वजह से यहां पे आपको गैप नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं, ये 3 गैप ना होते अगर ये नीचे ये 3 भाई ना होता है। इसका मतलब है कि आई कैप को फाइनेंस से बहुत दोस्ती थी, मैनेजेरियल में फिर भी गैप्स थे, क्यों, क्योंकि मैनेजेरियल कम था। अब वहां पे आ गया डाउन। अच्छा, 13 चैप्टर्स में से कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि यहां से सवाल देना मजबूरी है आई कैप की? भाई अगर कभी भी प्रोजेक्ट अप्रेजल का सवाल ना दे तो उसने कोई पक्का वादा तो नहीं ना किया हुआ, ये उसकी मजबूरी है कि उसके पास है ही 2-3 गिनती के काम के टॉपिक्स, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का सवाल ना दिया तो वो ग्रेड आउट हो जाएगी। इसका मतलब है सस्टेनेबिलिटी ऑन द टॉप ऑफ ऑल आ गया। इंपॉर्टेंट भी बहुत है और वाजिब भी है, बाकी इंपॉर्टेंट है लेकिन आईकेप पे वाजिब नहीं है। वो कभी भी बजटिंग और इन्वेस्टमेंट में से किसी एक का डबल नंबर का सवाल दे दे, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सस्टेनेबिलिटी को उसे नंबर देने पड़ेंगे, और मरे से मरे कितने देने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि ये देखिए ना, ऊपर वाले 9-7% वाले हैं 3 चैप्टर्स, तो मैनेजेरियल पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया सस्टेनेबिलिटी। तो हम 4 चैप्टर्स पे अच्छी तवज्जो देंगे, सस्टेनेबिलिटी, कंपेटिटिव फोर्सेस, इंटरनल एनालिसिस और एथिक्स। एथिक्स वाला चैप्टर देखने में तो यहाँ आपको एक चैप्टर नजर आ रहा है, जब आप किताब पे जाके देखेंगे 4 सफ़े में खत्म हो जाएगा बेचारा, छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है। तो क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हमें सारी गेमें समझ आ रही हैं? क्या है टिप्स मैनेजेरियल एनालिसिस की? करना क्या है? रिक्वायरमेंट को पेपर में केयरफुली पढ़ना है। जब आप चैप्टर करते हुए कुछ चैप्टर छोड़ के गए होते हैं, कुछ चैप्टर अच्छा करके गए होते हैं ना, तो सवाल देखते ही जज्बाती होकर शुरू हो जाता है। एंड पे जब सवाल को गौर से देखते हैं तो उसने वो नहीं मांगा था जो आप लिखी जा रहे थे,
क्योंकि आपने पीछे 3 सवाल प्रैक्टिस किए थे, वो उसमें सवाल ऐसे ही शुरू होता था, आपने कहा जो सवाल यूं शुरू होता है यही पूछ रहा होता है। ध्यान से रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट इस पेपर में एक बड़ा मसला है। ये अकेला थ्योरी नहीं है, अकेला न्यूमेरिकल नहीं है। पेपर अकेला न्यूमेरिकल हो तो भी मसला करता है, अकेला थ्योरी हो तो भी मसला करता है। और अगर दोनों ही हो तो आपका कोई भी एक पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाता। आप थ्योरी में घुसते हैं, आप डरते हैं कि मेरा फाइनेंस हाथ से ना निकल जाए, आप उसमें जाते हैं, थ्योरी हाथ से निकल जाती है। आप 1 घंटा उसे करते हैं, 1 घंटा उसे करते हैं, तो एंड पे सर पकड़ के बैठे होते हैं। पहले मैनेजरियल शुरू करते हैं तो 2 घंटा ये ले जाता है, फाइनेंस के लिए टाइम। पहले फाइनेंस शुरू करते हैं 2.5 घंटे ले जाता है। एक आइडियल अप्रोच ये है कि फॉर एग्जांपल आपको 2 चैप्टर फाइनेंस के तूफानी आते हैं, हर सवाल हाथ से किया हुआ और फ्लो बैठा हुआ ऐसा ज़बरदस्त कि सवाल नज़र आ जाए, मैं चीर फाड़ के रख दूंगा सवाल को। इधर से मैनेजरियल में 1-2 टॉपिक्स पे बड़ी अच्छी ग्रिप हो, तो पेपर में गए, पहले 1 घंटे सवा घंटे में 2 सवाल उधर से 2 सवाल उधर से जो आपको ज़बरदस्त आते हैं ना, और आप 45 के नंबर के आसपास अपनी गेम खेल ली। उसके बाद किसी एक पोर्शन को शुरू करके आगे लेके गए और उसके बाद किसी और पोर्शन को। एक अप्रोच ये भी हो सकती है। एक अप्रोच हो सकती है, एक पोर्शन शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल मैनेजरियल में 5 सवाल हैं, 3 बहुत अच्छे आते हैं, 3 कर दिए, 2 को आपने कहा इस पे टाइम लगेगा, छोड़ो फाइनेंस पे जाते हैं, उसकी 3 कर दिए। अब एंड पे आधा घंटा बच गया और 4 सवाल बच गए, उनके नंबर शायद हैं 27, पिक एंड चूज कर लिया, एक पूरा कर दिया और बाकियों को थोड़ा थोड़ा सा छेड़ दिया। आपको तो फाइनेंस में या न्यूमेरिकल में छेड़ने से भी नंबर मिल जाते हैं। कुछ आसान सस्ते नंबर होते हैं जो फ़ौरन से मिल जाते हैं। मैंने एक ज़माने में बड़ा रिग्रेट किया था इस बात को कि मैंने सवाल क्यों नहीं छेड़े। मेरी BFD की अटेम्प्ट थी CA फाइनल की, मैं टीचिंग के अंदर आया हुआ था, मेरा एक पेपर रहता था, वो मैं हर दफ़ा एवं शोगल में दे देता था कि मैंने ये पढ़ाना तो है कोई नहीं। BFD वॉज फाइनेंस, यही एग्जैक्टली। तो मैंने ये पढ़ाना तो है नहीं और मैं अपनी ज़िंदगी में टीचिंग कर रहा होता था, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाता था, बल्कि कॉर्पोरेट लॉ का पेपर BFD से पहले सुबह के वक्त होता था, तो मैं एग्ज़ाम हॉल में 1-1.5 घंटे पहले चला जाता था। तो मेरे अपने बच्चे कॉर्पोरेट लॉ से निकल रहे होते थे, उनके साथ डिस्कशन वगैरह करता था, फिर मेरा BFD का पेपर होता था। तो अब BFD के पेपर ओपन बुक था, ICAP कहता था कोई सी 3 किताबें ले आओ। तो होता ही तक मैंने सारे पास पेपर्स कंपाइल किए हुए थे, एक बुक बनाई हुई थी, वो लेके चला जाता था। और एक किताब रखी हुई थी जो कि जिसमें सारे नोट्स वगैरह इकट्ठे हुए थे। सवाल देखता था, नॉर्मली 6 आते थे। अब 6 तो बहुत ऊपर की बात है, मैं 3-4 मैंने करने होते थे। मैं एक सवाल पढ़ता था, देखता था, मैं कहता यार इस तरह का मैंने सवाल देखा है। फिर उस टॉपिक को खोलता था, उस टॉपिक के पास पेपर्स में जाता था, उससे मिलता जुलता सवाल ढूंढता था। वो सवाल मिलता था, उसमें 2 रेट लिखे होते थे, बाइंग और सेलिंग का। देखता था इस वाले सवाल ने लेफ्ट वाला रेट ऊपर लिखा है या राइट वाला ऊपर लिखा है। पूरी रिसर्च करके, 1 घंटे की रिसर्च करके उसका सोल्यूशन और सवाल से अंदाजे लगा के इसके सवाल से सोल्यूशन बना देता था। अगर उस जैसा सवाल नहीं आया होता था तो फिर उसकी किताब खोल के उसको समझना शुरू कर देता था। मतलब सोचे सारे लोग पेपर कर रहे हैं, मैं टांग पे टांग रख के बैठा हूँ और पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं तो बस खाना पूरी के लिए आया होता था कि अटेम्प्ट ज़ाया नहीं जानी चाहिए, मैं दूँ ज़रूर। हर दफ़ा 40, 42, 45 इस तरह से नंबर आ रहे थे। मैंने कहा कभी ना कभी इसने निकल जाना है, तो मैं तकरीबन 3-4 पे सवाल करता था 6 में से। लेकिन वो नहीं करता था, ये मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि हर सवाल को थोड़ा सा छेड़ दिया करो, आसान नंबर होते हैं। हमारे ज़माने में ऑनलाइन उस तरह से क्लासें नहीं होती, नहीं मैं किसी और अपने ही कुलीग टीचर की क्लास लेके यही बात समझ लेता। तो एक BFD की अटैम्प्ट आई, मैंने एक सवाल किया, दूसरा सवाल किया, तीसरा सवाल किया। टाइम देखा तो 15 से 20 मिनट रहते थे। सवाल देखा तगड़े तगड़े थे, 15-20 मिनट में तो मेरी रिसर्च ही पूरी नहीं होगी। बंद किया पेपर, बड़े कॉन्फिडेंस से, फ़ख्र से चलता चलता गया। सारे कह रहे हैं यार इतना बड़ा पेपर, आब्दी 20 मिनट पहले उठ गया। उन्हें क्या पता, आब्दी आधा करके पेपर उठाए। पेपर देखे जनाब, कोई दुख ना होता अगर रिजल्ट वाले दिन 47 नंबर ना आए होते। 49 पे के फेल नहीं करता, तो इसका मतलब है सिर्फ 2 नंबर में जोड़ लेने थे और 3 सवाल थे। अगर हल्का हल्का सा भी टच कर देते उनको, एक इजाफी नंबर तो मिल ही जाता। आपको जुमला सुन के अजीब सा तो नहीं लगा कि क्या 49 पे फेल नहीं करता? अगर लगा है तो मुझे वो बंदा ला के दिखा दें जो कैफ में 49 पे फेल हुआ हो। मुझे 17 साल से तलाश है 49 पे फेल हुए हुए कैफ के बच्चे की। रिजल्ट वाले दिन बहुत लोग क्लेम करेंगे, मुझे आंखों से आपने देख के उसके पोर्टल में घुस के एंटर होके देखना है कि उसका वाकई 49 पे फेल हुआ है, तो मुझे बताइएगा। क्योंकि मैंने बड़े अरसे से ICAP को चैलेंज किया हुआ है और मैं उन्हें कहता हूँ कि आप बच्चे के साथ जुल्म करते हो, बेचारा 49 तक पहुँच गया, उसे पास कर दो, तो कहते हैं कर देते हैं हम। और मैंने कहा जी मुझे सैकड़ों स्टूडेंट्स बताते हैं, उन्होंने कहा मुझे लाइफ में एक केस ला के दिखा दें जो 49 पे कैफ में फेल हुआ। कैफ PRC नहीं ना CFAP।
कैफ में 49 का फेलियर नहीं मिलता, आईकेप पास कर देता, धक्का दे के पास कर देता। इतना बुरा नहीं है, खैर हम तो पूरे सेशन आईकेप के बारे में बातें करते रहेंगे। सर क्या हमें दोनों के नोट्स को सेपरेटली बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, दोनों की अप्रोच बहुत फर्क है। आपने इसको फिलहाल 2 सब्जेक्ट काउंट करना है, ये आपस में बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रहे आपके लेवल पे, हालांकि ये कनेक्ट होते हैं। मतलब आप फाइनल लेवल पे जब जाएंगे, जो आप केस स्टडी पेपर देंगे ना, जो हमारा आखिरी केस स्टडी पेपर है, उसके पीछे कोई पेपर नहीं है, ये पेपर है। इस पेपर का एडवांस वर्जन है वो आखिरी केस स्टडी पेपर, उसमें फाइनेंस भी है और उसमें बिजनेस भी है। उसमें एक बड़ा सा प्रॉब्लम आएगा जिसका बिजनेस और फाइनेंस दोनों पर्सपेक्टिव से आपने जवाब देना होगा। लेकिन इस वक्त पिछली 8 अटेम्प्ट्स में इन्होंने 100% दोनों को सेग्रीगेट रखा है और साफ लग रहा है कि इनका यही प्लान है कि कैफ लेवल पे तकलीफ नहीं देना चाह रहे। तो इसलिए आपने मैनेजरियल पोर्शन को और टेक्निक से करना है, फाइनेंस को और टेक्निक से। फाइनेंस में जो आपके टीचर ने आपको जिस तरह से अप्रोच बताई, दिन में इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना, एक सवाल करना है, 2 सवाल करने हैं, ये टॉपिक स्लो करना है, ये टॉपिक तेज करना है, आपने उस तरह से चलते रहना है और इसको अलग से। तो इसीलिए ना वो जब हम 3 दिन करते थे ना, तो वो बच्चे 3-4 दिन बाद लॉस्ट हुए वापस आते थे। तो अब आप मुझे कम से कम रेगुलर नज़र आ रहे होंगे और मैं इसका फ़ायदा उठा के मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे कम टाइम में हम जल्दी से जो सारे अहम, वो जो 4 सबसे ज़रूरी चैप्टर, उनकी तो ग्रिप अच्छे तरीके से कर लें महीने सवा महीने में। उसके बाद वो जो गैर ज़रूरी से हल्के वाले हैं उस पर खेलते रहें आप लोग। मतलब दिल करे तो क्लास में आ गए, दिल ना किया तो रिकॉर्डिंग सुन ली। क्या आपको पता हो कि हाँ असल गेम हमारे हाथ में, बस को बार बार मांझा लगाना है, इसको बार बार अच्छा तैयार करना है। और ऐसा नहीं है कि मैं करा के गायब हो जाऊंगा, मैं वो जो थोड़े से कम ज़रूरी हैं उनको क्लास में थोड़ा थोड़ा सा छेड़ता रहूँगा। ठीक, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे इशू होगा और ये आज आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने पहले मैनेजरियल करना है या पहले फाइनेंस। जब आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ेंगे आपकी मोहब्बत डेवलप होगी, ये टॉपिक बड़ा अच्छा आता है, ये टॉपिक हल्का आता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें कम मेहनत होती है, ज़्यादा नंबर होते हैं, कुछ पे ज़्यादा मेहनत होती है, कम नंबर होते हैं। बजटिंग का सवाल नॉर्मली करने में छोटा होता है, सोचने में ज़्यादा होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आसान सा सवाल होता है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो उसके 5-6 कॉलम बनाने पड़ते हैं, हर कॉलम में 6-6 दफ़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, 40-45 मिनट लग जाते हैं 13-14 नंबर लेने के लिए। तो ये अब आपकी अपनी प्रेफरेंस सेट होगी आहिस्ता आहिस्ता कि आप किस में अच्छे हैं, रट्टे वाले थ्योरी के सवाल में या लॉजिकल थ्योरी वाले सवाल में, छोटे फाइनेंस के सवाल में या बड़े फाइनेंस के सवाल में। तो ये आज का हमारा मसला नहीं है, ये ओवर द टाइम डेवलप होगा। बाय द एंड ऑफ सेशन आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना चाहिए आइडियली। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है मैनेजरियल के लिए, अंडरस्टैंड करें कि मैनेजरियल पोर्शन इज इंपॉर्टेंट टू पास। मैं इस दफा ये हटाने लगा था क्योंकि अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, जब 40 एक नंबर का होता था तो लोग कहते थे वो 60 में से हम ले लेंगे कुछ 40-42, बाकी इधर गुजारा मुजारा कर लेंगे। उस 60 में से एक सवाल तो ऐसा आता था उन्हें समझ ही नहीं आता था, एक सवाल वो आता था जो उन्होंने छोड़ा होता था, एक सवाल वो करते गलत थे। तो ये टोटका नहीं चलता था और अब तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब तकरीबन 50 नंबर का, 50 नहीं तो 50 से 2-3 नंबर कम, इससे पीछे नहीं है मैनेजरियल। तो मैनेजरियल इज मच इंपॉर्टेंट टू पास। तो इसके लिए आपकी एक अच्छी ग्रिप इस पे होनी चाहिए। यूज शॉर्टकट और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। यकीन माने आज मैं दो ओरिएंटेशन में बोल के आ रहा हूं, डोंट यूज शॉर्टकट्स, और इस कमरे में आगे बोल रहा हूं यूज शॉर्टकट्स, क्योंकि पेपर का फैला हुआ है। थ्योरी है तो अच्छी खासी है, न्यूमेरिकल है तो अच्छा खासा है। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप बहुत ज़बरदस्त जिन बन जाएंगे और आप पूरे सब्जेक्ट पे, पूरे टॉपिक्स पे, हर चैप्टर पे बड़ी अच्छी ग्रिप हासिल कर लेंगे, तो ये मुनासिब नहीं है। तो यहाँ हमें थोड़ी सी फोकस अप्रोच चाहिए। हमें ये ज़रूर चाहिए कि जो ज़्यादा अहम है आईकेप की नज़र में, हम पहले उनको बहुत अच्छा तैयार करें, जो कम अहम है उनको गुजारा मुजारा कर लें, छोड़े ना, हल्का कर लें। तो यस, यहाँ ज़रूर आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच या शॉर्टकट यूज़ करें इस पेपर में, क्योंकि इस पेपर का फैलाव ज़्यादा है।,। थ्योरी और न्यूमेरिकल एक साथ हैंडल करना एक ही पेपर में आसान नहीं है। ऊपर से देखिए ना, हमारे किसी भी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पर डे जो टाइम एलोकेट हो रहा है इस वक्त वो MFA को हो रहा है। लेकिन अगेन 1.5 महीने बाद ये आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा है आप इस वक्त मैनेजरियल को साथ साथ टाइम दें। फाइनेंस ने तो आहिस्ता आहिस्ता ही रवानी पकड़नी है, और फिर उसको पता है मिड सेशन के बाद वो ऐसा तेज़ होता है कि फिर पकड़ा नहीं जाता। मेरी तरफ से तब इजी हो चुका होगा। मुझे आप शुरू में 1.5 महीना अच्छा दे दें, वो वाला जब रिजल्ट नहीं आया होता मैक्सिमम टाइम, यकीन कामिल की मंजिल। और अब तो वो डाउट भी नहीं है कि रिजल्ट आएगा तो सीरियस होंगे।
2 तो निकाल ही लेंगे इंशाल्लाह, और 2 कुछ के तो निकले भी होंगे अभी तक ग्रुप ए के, तो आपको वो टेंशन नहीं है कि मेरा सीएम में रुक गया तो क्या होगा। तो बड़े अरसे बाद मुझे वो लोग मिले हैं जो यकीन पे बैठे हैं, वरना तो वो हवन्नक होकर बैठे होते थे, सर पता नहीं सर दुआ कीजिएगा। हर तीसरे दिन इज्तिमाई दुआ होती थी, अल्लाह सीएम में पास हो जाए नहीं तो एमएफए मर जाएगा। अब ईजी है, उन्होंने कहा सीएम में हटेगा तो डाटा आ जाएगा। डाटा तो सीएम में के आगे कुछ नहीं है, 2 डाटा भी जोड़ देना तो सीएम में अकेला आईकेप ने ये ज्यादती की थी ग्रुप ए में ये पेपर डाल के, ये ग्रुप ए का बनता ही नहीं था। ये एक ज़माने में पुरानी स्कीम होती 2013-16 में, तो उस वक्त ऑडिट और कॉस्ट ये आखिरी 2 पेपर होते थे, तो ये हैवी लेवल का पेपर था। ये आईकेप ने ज्यादती की थी, इसको बिगिनर पेपर बना के लोग जज्बातियों को उठा लेते थे, आगे पता लगता था कि तो मजाक हो गया। इवन मुझे होता था नंबर ही थोड़ा सा इसको 4 कर दो, लॉग 3 कर दो, बच्चे देखते थे 1 2 3 उठाएंगे पहले 3 पेपर, 1 2 3 में ये भाई साहब सीएम में खड़े हुए होते थे। तो खैर अल्लाह का शुक्र, अब हम उस अनसर्टेनिटी से बाहर आ गए। अवॉइड सिलेक्टिव स्टडी, अस्तगफिरुल्लाह, अभी ऊपर मैंने कुछ और बोला था, क्या मतलब? छोड़ना नहीं है। ये देखे ना, ये जितने भी खाने हैं आपने सब पे टिक जरूर लगाने, किसी पे बहुत बड़ा सा टिक, किसी पे छोटा सा टिक। सिलेक्टिव स्टडी है कि कोई खाना कर लिया कोई खाना नहीं किया, यहाँ आपने खाने सारे करने, बस कहीं ज़्यादा तवज्जो से किसी को अपना बना के छोड़ना है और किसी को अपना बना के छोड़ देना है। आपकी पसंदीदा स्लाइड, कितनी देर से इंतजार करते इतने सारे लोग? कोई 50 ज़बानों में शुक्रिया लिखा हुआ है, उर्दू में है कहीं? ढूंढे, उर्दू तो फौरन से मिल जाती ना। और कोई जानी पहचानी ज़बान आपकी? उन्होंने कहा थैंक यू, सबसे ज़्यादा मेन लफ्ज़ तो यही है, शुक्रिया। तुर्की ज़बान में, असल में उर्दू भी प्योर उर्दू नहीं है ना, उर्दू लश्करी ज़बान थी, कई ज़बानें मिल के बनी थी, कुछ फ़ारसी है इसमें, कुछ अरबी है। जैसे हमारा पाकिस्तानी तराना है, उसका फ़न फैक्ट ये है कि उसमें 2 उर्दू के लफ्ज़ हैं जो प्योर उर्दू के हैं, शायद का और शायद के, मतलब इस तरह के 2 वर्ड्स हैं जो उर्दू के हैं, बाकी या फ़ारसी है या अरबी है या हिंदी है, क्योंकि हिंदी भी पुरानी ज़बान है। उर्दू तो 200 साल पहले पैदा हुई है, ये बरसगीर वाले टाइम से थोड़ा सा पहले ये जो वो मामला था जो प्रॉपर जब चली है, उससे पहले मुग़ल बादशाहों के दौर में एक मिक्स ज़बान चला करती थी, जब 2 कौमी नज़रिया नहीं होता था, जब हम हुकूमत कर रहे थे। हाँ, जब उनकी हुकूमत की बारी आई तो फिर हमने 2 कौमी नज़रिया दिया था कि हम 2 अलग अलग कौमें हैं। ये भी हम भी ना बड़े जी, इंडोनेशिया में क्या है वो, ठीक है, इन्होंने कहा जी अजीब से ही लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल तो बहरहाल असल में इस स्लाइड का ये मकसद नहीं था कि हम सबको ढूंढना शुरू कर दें। इसका मकसद ये था कि आपको शुक्रिया बोलूँ कि आपने बड़ा मुझे बर्दाश्त किया। अपना नाम लिखा हुआ है, बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट FCA लिखा हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, ताकि अगर आप कभी भी कोई पर्सनल सवाल पूछना चाहें बगैर बाकियों की नज़र में आए तो आप atifabdifc@gmail.com पे मुझे कोई भी चीज़ भेज सकते हैं कि सर ये मैंने सवाल किए, मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे उसमें सलूशन बताएं। लेकिन क्या है सवाल आपके? भाई कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ से। इकोलॉजिकल जी, मेरे पोर्शन में क्या ऐड हुआ है? अगेन इनके सवाल के वक्त ही मैं साथ साथ लुक में दे रहा था, सस्टेनेबिलिटी इज़ 100% न्यू थिंग जो मेरे पोर्शन में ऐड हुआ है। और देन इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल कहते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। याद है मैंने कहा था कि 6 चैप्टर बनाने थे और 1 चैप्टर मिस हो गया। इकोलॉजिकल फिजिकल एनवायरनमेंट को कहते हैं और सस्टेनेबिलिटी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये दोनों नए टॉपिक एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी में IT सिक्योरिटी की चीज़ें माइनस हो गई, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे जितने लेक्चर्स लगते थे अब उससे 5 या 4 लेक्चर्स इजाफी लगेंगे बस, क्योंकि IT वाला चैप्टर भी पढ़ाने में हमें पूरा हफ्ता लग जाता था, जो मैक्सिमम उन्होंने साफ कर दिया है। तो कुछ ऐड हुआ है, कुछ लेस हुआ है, और वो जो इकोलॉजिकल ऐड हुआ है वो वही थीम है जो हम सस्टेनेबिलिटी में पढ़े होंगे। लेकिन सस्टेनेबिलिटी का पोर्शन जब आएगा तो मैं आपको कहूँगा कि छुट्टी नहीं करनी, एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है, क्योंकि CA फाइनल में पूरा पेपर मिलेगा सस्टेनेबिलिटी का आपको। ऑडिट में भी थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी मिलेगा, CPR में भी थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी मिलेगा। ICAP को ये नया ट्रेंड पसंद है, पहले वो हर जगह IT ऐड करते थे, अब वो हर जगह सस्टेनेबिलिटी ऐड कर रहे हैं।
क्योंकि अकाउंटेंट्स का अब नई रोजी रोटी जो है ना सस्टेनेबिलिटी से निकलेगी। अकाउंटेंट भी अपने आप को रिवैम्प करता रहता है ना, कभी आईटी सीख लेता है कि चलो अकाउंटिंग मरेगी तो आईटी चल जाएगी, अब सस्टेनेबिलिटी सीख ली है, ये कुछ असर बाद मर जाएगी तो एआई को ज़रा सीख लेगा। हाँ जी, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? सर ये सब्जेक्ट अब मुश्किल हो गया हमारी बार, फाइनेंस में मुश्किल हो गया है। फाइनेंस में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, उससे थोड़ा सा वो भारी हुआ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मेरी साइड पे ज़्यादा समझ आ गई है। अब हमें ये पता लग गया है कि ये सस्टेनेबिलिटी में से तो सवाल आने ही आने, तो हमारी चीज़ें ऐड हुई हैं लेकिन तकलीफ दे के ऐड नहीं हुई हैं। भाई फाइनेंस में जो ऐड हुआ पता नहीं पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, मेरी तरफ जो ऐड हुआ वो 100% पूछेंगे, तो अब हमारा यकीन ज़्यादा बढ़ गया है। तो टू मी पिछले वाले मैनेजरियल पोर्शन से अब वाला मैनेजरियल पोर्शन सिर्फ 5% ज़्यादा मुश्किल हुआ है सिर्फ। और अब जब हम डेली क्लास ले रहे होंगे तो वो 5% भी अब दिक्कत नहीं है। जब गैप आ जाता था तो उस दौरान आप अकाउंटिंग की मोहब्बत आ जाती थी, फिर मैं मंडे वाले दिन दोबारा से आपको होश दिलाता था कि मैं थ्योरी भी है यहाँ, तो आप कहते नहीं सर वो आपका सवाल करें होता नहीं है, उनका सवाल करें तो 1.5 घंटे बाद पता लगता है नहीं हुआ, थ्योरी में फ़ौरन पता लग जाता है कि नहीं हुआ। हाँ जी, यहाँ पे अब हमारे पास ऑनलाइन सवाल नहीं है, फिजिकल कोई सवाल, कोई परेशानी। मैनेजरियल में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, ये चूंकि पहला दिन है तो मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाह रहा, नहीं तो मेरे पास जो आखिरी स्लाइड है ना वो है कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, वो दिखने में कैसा होता है और उसको करना कैसे होता है। ये मैं सारी स्लाइडें बना के आया था लेकिन मुझे आपको देख के एहसास हो गया कि नहीं, पहले दिन जो है ना इतना ज़्यादा तकलीफ देना बहुत मुनासिब नहीं है। तो ये मैं आपको एग्जैक्टली वो 5 तरह के सवाल जो यहाँ आते हैं वो किस तरह के दिखते हैं, उनको करने की टिपिकल अप्रोच क्या होती है, और फिर हम जो पास पेपर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। अच्छी बात यह है कि इसके आज तक अटेम्प्टिंग बड़ी थोड़ी सी हुई है, तो आपको 100% ऑफ द सवालों पे मेरी बड़ी डिटेल वीडियोस भी मिल जाएंगी। क्लास में जब टाइम मिलेगा हम उधर करेंगे, और इन एडिशन टू क्लास ये जो 1.5 महीना मैं कह रहा हूँ, ये मजाक कर रहा हूँ, मैंने साथ कुछ रिकॉर्डिंग में भी चीज़ें देनी है कुछ और, तो ये कहानी है 2-2.5 महीने की, लेकिन अपेरेंटली ये जो डेली आके बैठ के मजबूरन बैठने वाली क्लास है वो 1.5 महीना बर्दाश्त करनी है। तो मैं इस तरह से और चीज़ें इसमें ऐड करूँगा तो वो रिच होता चला जाएगा। तो सवाल इसमें डिफरेंट तरह के आते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थ्योरीज का। तो इस डिस्कशन को मैं आज होल्ड कर लूँगा, 1 हफ्ते बाद में ये वाला पेज लेके आऊँगा, उस वक्त तक हमने एक चैप्टर को देख लिया होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये है मॉडल्स और इस तरह के सवाल आते हैं। तो वो वहाँ आपको और एहसास होगा कि 10 मॉडल्स हैं हमारे सिलेबस में जिनमें से 2 सवाल बनने ही बनने होते हैं। तो मैनेजरियल की गेम क्रैक करना आसान है, इसीलिए इसका पास रेट बहुत बेहतर है। तो ये वाली स्लाइड शुक्र है मैंने आपको नहीं दिखाई। हाँ जी, कोई और सवाल, कोई कन्फ्यूजन? फ्रेश होके आना है, आप न्यूमेरिकल करके ज़रूर थोड़ा बहुत थक जाते होंगे। इस क्लास में आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठना है, यानी कि आज तो हमने सब्जेक्ट के ऊपर डीप डाउन जाके डिस्कशन की है ना, तो कल हो सकता है मैं आपसे पूछूं अच्छा बताओ इंडस्ट्री किसे कहते हैं, अच्छा बताओ इस वक्त दुनिया में तेज़ इंडस्ट्रियाँ कौन सी हैं, ख़त्म कौन सी होने वाली हैं, जदीद कौन सी हैं। तो फिर शायद मैं आपसे पूछूं कि बताओ मार्केटिंग में और फलाना में क्या फ़र्क है। तो आगे हम इन्वॉल्व रहेंगे, तो कोशिश करें फिजिकल आते रहें, और ऑनलाइन वाले हजरात आपने कोशिश करना है कि साथ साथ कमेंट्स में एंटर होते रहें। मैं आप लोगों से भी पूछता रहूँगा, सामने वालों से भी पूछता रहूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर हम इसको कर सकें। कोई और सवाल, कोई और परेशानी? ठीक है, तो ये आपने रेस्ट के लिए, आप फाइनेंस से जब थक जाएंगे तो ये क्लास रेस्ट लेने के लिए है, और घर जाके आपने जो पढ़ना होगा उसकी इंग्लिश तो मैंने यहीं दिखा दी होगी ज़्यादातर केसेस में। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बड़ी मज़े की रहेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल।